नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जापान का जो संविधान है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए पार्ट सेकंड का जो सिलेबस दिखाया फर्स्ट पेपर का, यानी कि प्रमुख राज्य व्यवस्था आपको पेपर का नाम है, तो उसमें पहली इकाई में अपन ने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, दूसरी इकाई में अपन ने अमेरिका का संविधान पढ़ा। अब जो तीसरी इकाई है उसमें चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का संविधान आपको पढ़ना है। इसमें आज अपन जापान का जो संविधान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अपन ने दो इकाई का अध्ययन किया तो दोनों इकाई में ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान आपको दोनों उसमें कंप्लीट पढ़ना है। तीसरी इकाई में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, इनमें से तीनों संविधान एक इकाई में पढ़ने हैं और जो दो इकाइयों में एक देश का संविधान पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान। अब आपको पढ़ना है जापान का संविधान। तो मित्रों, आप सभी जानते हो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आज जो जापान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। विकसित कंट्रियों की श्रेणी में एक तरह से जापान को माना जा सकता है वर्तमान समय में। तो जापान जो है भूकंपों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। सूर्योदय का देश जो है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे पूर्वी होने के कारण जो सूर्योदय है वो जापान में सबसे पहले होता है, यानी कि सूर्योदय जापान में सबसे पहले होता है। इसलिए उसको जो है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन या सूर्योदय का देश कहा जाता है। और जापानी भाषा में जो उसका नाम है वो निगोनिया है। एशिया में सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही होता है। तो ये अपन जैसे जो जापान का जो है सामान्य सा परिचय मैंने आपको बताया। यहाँ जापान का जो संविधान है 1945 में बनना शुरू हुआ और 1946-47 तक जापान का जो संविधान है वो लागू हुआ। जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से लगभग थोड़ा सा ही बड़ा है, 3,77,765 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जो जापान है वो जनसंख्या में जो जनसंख्या के बड़े देश हैं उनमें शामिल किया जाता है, यानी कि जापान की जो जनसंख्या है वो काफी है। अब जो पश्चिमी जगत के जो लोग हैं वो जापान को पूर्णतः आधुनिक राष्ट्र मानते हैं। अमेरिकी पूर्व के किसी देश की राजधानी अपना तो महसूस नहीं कर सकता है, टोक्यो में महसूस करता है। जापान दुनिया के जो लोग हैं वो सर्वाधिक रूढ़िवादी लोग हैं। उनका विश्वास है कि उनका देश ईश्वर की कृति है, यानी कि जो उनका देश है वो ईश्वर की कृति है, ईश्वर के वरदान स्वरूप उसका निर्माण हुआ है। संयुक्त परिवार प्रथा जिसे यूरोप के लोगों ने वर्षों पूर्व छोड़ दिया था, आज भी जापानी समाज व्यवस्था का आधार स्तंभ, यानी कि जो संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो जापान में आज भी बरकरार है। जापानी भाग्य में विश्वास करते हैं और व्यक्ति समाज से संबंधित घटनाओं की व्याख्या भाग्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो मूलतः माना जा सकता है कि जो जापान के जो लोग हैं वो रूढ़िवादिता में ज्यादा विश्वास करते हैं, सूर्य को अपना इष्टदेव मानते हैं और सूर्य को जो है अपनी संतान सूर्य को एक पिता के समान मानते हैं और जो अपना जो है वो सूर्य को खुद को पुत्र के समान मानते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा जो है जापान में आज भी बरकरार है। तो जो जापान का जो भौगोलिक क्षेत्र में अपन जैसे जापान के संदर्भ में बात करें तो जापान जो है धरातलीय देश है। देश के लगभग 85% क्षेत्र पर पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। केवल 15% क्षेत्र पर मैदान है जहां कृषि होती है, यानी कि जो जापान का भूभाग है उसमें 85% जैसे अपन देखें तो 85% भाग पर पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, 15% भाग है जो समतल उस पर कृषि होती है। यहाँ खनिज साधनों की भी बड़ी कमी। अपने उद्योगों को चलाने के लिए जापान को विदेशों से तेल, खनिज, लोहा, कोकिल, कोयला जैसे आधारभूत पदार्थ तथा तांबा, निकल, बॉक्साइट आदि अलग धातुओं का आयात करना पड़ता है, यानी कि संसाधनों की श्रेणी जो है संसाधनों की दृष्टि से अपन बात करें जापान के संदर्भ में तो संसाधनों की कमी है जापान में। देश में भूकंपों का भी अधिक प्रकोप रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 से 3 भूकंपों के झटके अनुभव किए जाते हैं। वर्ष भर में यहाँ 1600 भूकंप आया करते हैं। जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अपन जापान के संदर्भ में बात करना चाहें तो द्वितीय महायुद्ध के बाद से जापान अमेरिका के लगभग उपनिवेशशाही रहा, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में जापान पर अमेरिका के लिए उपनिवेश रहा, यानी कि जापान पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित रहा। युद्ध अपराधी के रूप में उसे दंडित कर निशस्त्र कर दिया गया था।
वहां अमेरिकी सैनिक अड्डे स्थापित किए गए। विदेश नीति के संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। ये दंड नीति ही जापान के लिए वरदान सिद्ध हुई, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जापान को काफी हानि उठानी पड़ी, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और उसे काफी दंडित किया गया जापान को। युद्ध में ध्वस्त हुए जापानियों ने आर्थिक पुनर्निर्माण पर अपना ध्यान अभिकेंद्रित किया। इसका परिणाम यह है कि राजनीतिक व सामाजिक रूप से पूर्ण बना दिया गया। जापान आज विश्व की महान आर्थिक शक्ति बन गया, यानी कि बड़े बड़े देशों में नाम जापान का जो नाम है, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं विभिन्न देशों में, जापान का नाम बहुत ही शानदार तरीके का रहा है। जापान का जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जापान का नाम ही नाम जाता है। विश्व की बदलती स्थितियों में आर्थिक सत्ता को निर्णायक में महत्वपूर्ण बना दिया था। जापान आज आर्थिक महाशक्ति कहलाता है। संविधान का जो विकास है वो 1945 से शुरू हुआ, 1947 तक जो है वो जापान के संविधान को मान्यता मिली। दूसरी बात अपन पढ़ते हैं कि जो जापान का जो संविधान है उसका क्या महत्व है, यानी कि जो जापान का संविधान अपन पढ़ते हैं उसके अध्ययन का क्या महत्व है, तो यहाँ इस बात की चर्चा करते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो जापान का संविधान है उसके अध्ययन का क्या महत्व। जैसे हम जापान का संविधान पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन से अपन को क्या महत्व है, कौन सी विशेषताएं उसकी उजागर होती हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि जापान एक महान आर्थिक शक्ति है, एशियाई नवजागरण का शुरू हो रहा है, जापान एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर, जापानी शासन विधान का निरालापन और जापान ताजवादी लोकतंत्र है। यानी कि जैसे जापान के संविधान का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन से ये बातें निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, उसके अध्ययन का ये महत्व की जो बिंदु है ये उजागर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जापान एक महान आर्थिक शक्ति है। इससे पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि जो जापान है उसकी जो विश्व के विकसित जो कंट्रीज हैं उनमें जैसे उनकी अर्थव्यवस्था है उनमें तो जापान एक आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। हालांकि जो जापान का जो एरिया है वो सघन माना गया है, क्योंकि जो जापान का जो धरातल का 85% भाग पर पर्वतीय है, 15% जो भाग है वो ही रहने योग्य है। तो लगभग सघनता जापान में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है या वहाँ की अर्थव्यवस्था वो बहुत ही शानदार तरीके की रही है। यानी कि जो जापान एशिया में ही नहीं अपनी विश्व में महान आर्थिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में जो जापान की है वो गणना की जाती है। आधुनिक स्रोतों का अभाव होते हुए भी जापान ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज वह विश्व के समृद्ध देशों को चुनौती दे रहा है। यानी कि जो विकसित कंट्रीज हैं उनमें जापान का नाम आता है। आकार में छोटा सा देश होते हुए भी जापान अपने आप को विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनाने में सफल रहा। जापान की आर्थिक उत्कर्ष के पीछे जहां उसके नागरिकों की लगन, निष्ठा और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे गुण हैं, वहां शासन व्यवस्था का भी कम योगदान नहीं रहा। यानी कि जो देश की जो इकोनॉमिक ट्रेड है या विकसित जो कंट्रीज का उदाहरण पर लेते हैं तो एक लोगों को काम करने की एक लगन भी होना जरूरी है। काम के प्रति जापान के लोगों की जो निष्ठा है, कठोर परिश्रम है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। तो जापान संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करके हमारे द्वारा उसके उत्कर्ष के रहस्य का पता लगाया जा सकता है। तो जो जापान है उसकी आर्थिक शक्ति वास्तव में बहुत शानदार रही है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं कि एशियाई नवजागरण का स्रोत रहा है, यानी कि एशिया में नवजागरण का प्रेरणा स्रोत रहा है जापान। तो ये उसके एक अध्ययन का महत्व का बिंदु है। जापान एशिया का वह पहला देश है जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी। एशियाई राष्ट्रों में नवजागरण उत्पन्न करने वाली सबसे प्रभावी घटना 1904-05 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना था। यानी कि जो साम्राज्यवाद की नीति थी उसमें विभिन्न देशों की उसको रोकने का काम जापान ने किया है और 1904-05 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना, यानी कि 1904-05 में घटना रही है कि रूस और जापान के बीच युद्ध है जिसमें जापान ने रूस को पराजित किया है। उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको रोकने का प्रयास जापान ने किया है। इस घटना ने एशिया के लोगों में नई चेतना और आत्मविश्वास की एक लहर पैदा की। जापान ने एक नया नारा दिया कि एशिया एशिया वालों के लिए है।
जापान ने इस लड़ाई के दौरान एक नारा दिया कि जो एशिया है वो एशिया वासियों के लिए है, जिसे एशिया के कई देश द्वितीय महायुद्ध के बाद पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हुए, यानी कि कई लोग जो है साम्राज्यवाद के चक्कर में फंसे हुए तो वो फिर उनसे मुक्त हुए। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं कि जापान एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर है, यानी कि जो जापान जो है उसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना एक तरह से बहुत पहले हुई है, तो संसदीय लोकतंत्र का घर जापान को यहाँ माना गया है। जापान को पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है, वह एशिया का प्रथम देश है जिसने संसदात्मक शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया और लोकतंत्र की दिशा में अपने चरण बढ़ाए, जबकि एशिया के अन्य देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे। जापान में संसद की स्थापना 1890 में ही हो गई थी। इस प्रकार जापान की संसद एशिया में सबसे प्राचीन, यानी कि जापान की संसद को जो डाइट बोला जाता है उसकी स्थापना 1890 में ही हो गई थी, तो सबसे प्राचीन जो संसद है वो जापान की मानी जाती है। जापानी शासन विधान का निराकरण, जापान की शासन व्यवस्था है उसमें कई अलग तरीके से ढंग देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार उसमें देखने को मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए संसदीय शासन प्रणाली जापान में पाई जाती है, लेकिन जो उसके डाइट के जो सदस्य हैं चुने जाते हैं उसके सदस्य होना जरूरी नहीं है। यानी कि जापान के संविधान में कुछ ऐसी बातों का हम समावेश पाते हैं जो अन्य देशों में नहीं पाई जाती, जैसे जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है फिर भी मंत्रियों को डाइट का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो मंत्री हैं वो डाइट के सदस्य को ये जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। संसदीय देशों के विपरीत जापान में द्वितीय सदन का संगठन निचले सदन की भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है, यानी कि जो दूसरा संसद का सदन है डाइट का, तो उसका निचले सदन की भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर उनकी नियुक्ति या निर्वाचन होता है। लोकतंत्र को नीचे से अपनाते हुए भी वहां राजतंत्र की स्थापना को कायम किया गया, यानी कि जो जापान का जो संविधान उसमें राजतंत्र की पाया जाता है। विभिन्न तरह के प्रावधान उसमें देखने को मिलते हैं। जापान ताजवादी लोकतंत्र, यानी कि जो जापान की शासन व्यवस्था है वो एक तरह से ब्रिटेन की बात है, जिस प्रकार ब्रिटेन में ताज का शासन है उसी प्रकार से जापान की जो है शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन की बात है, जापान में एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई। यहाँ की शासन व्यवस्था को ताजवादी गणतंत्र कहा जाता है। ब्रिटेन की बात भी यहाँ राज्य का अध्यक्ष सम्राट होता है, यानी जिस प्रकार से ब्रिटेन में होता है। इस प्रकार आज के प्रजातांत्रिक युग में जापान में राजतंत्र प्रचलित है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है अगर जापान के संविधान से सवाल आता है कि जो जापान के संविधान का जो महत्व है, तो उसके अध्ययन का महत्व है, उसके बिंदु लिखिए। तो आपका 2 नंबर में से 2 को पूछ सकता है, 5 नंबर में से अगर सवाल आता है तो ये 4-5 नंबर उसमें आपको लिखने पड़ेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो जापान के संविधान की प्रकृति है, जापान के संविधान का जो निर्माण है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं यहाँ। हाँ, तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि जापान का जो संविधान है उसका निर्माण, जापान के संविधान की प्रकृति क्या है, जापान के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जापान के संविधान का निर्माण। तो जापान के जो संविधान का जो निर्माण 1945 की पोस्टडम घोषणा के आधार पर हुआ है और 1947 में लागू किया गया है। तो जापान का संविधान यहाँ का 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि जापान के संविधान का निर्माण कब हुआ और लागू कब हुआ। तो दोनों क्वेश्चनों में फर्क है कि निर्माण कब से शुरू हुआ और लागू कब हुआ। तो 1945 में निर्माण शुरू हुआ, 1947 में उसको लागू किया गया है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जापान को जो है पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है। जापान के वर्तमान संविधान का जो निर्माण है मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई 26 जुलाई 1945 की पोस्टडम घोषणा थी। तो ये आप ध्यान रखें। जापान में लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में जनरल मैक आर्थर के निर्देशन में नए शासन विधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के संविधान का जो निर्माण वो किसके निर्देशन में हुआ? जनरल मैक आर्थर के निर्देशन में हुआ है। इससे सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता में निहित कर दी गई। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया
और 3 नवंबर 1946 सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। यानी 3 नवंबर 1946 को जापान के संविधान को स्वीकृति मिली है। 3 मई 1947 को जापान में नया संविधान लागू किया गया या लागू कर दिया गया। फिर आप ध्यान रखें 3 मई 1947, यहाँ याद रखें आप 3 मई 1947 को लागू, यह आप ध्यान रखें 3 मई 1947 को लागू हुआ गया। जापान का वर्तमान संविधान, जिसे 16वां संविधान भी कहा जाता है, पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि जापान की जो संविधान है उसको 16वां संविधान भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया जापान के संविधान का निर्माण। दूसरी बात करते हैं कि जापान के संविधान की प्रकृति, यानी कि जापान की संविधान की प्रकृति कैसी रही है, कौन सी विशेषताएं हैं उसकी प्रकृति। तो जापान का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। उसकी प्रस्तावना में कुछ शब्द कहे गए हैं कि जापान भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा, और जो जापान की जो प्रभुसत्ता है वो जनता में नहीं रहेगी, हमेशा वो शांति का पथ प्रदर्शक रहेगा, आदि जो बातें हैं वो प्रस्तावना में शामिल की गई हैं। तो जो नया जापान संविधान है वो इंग्लैंड की भांति एकात्मक संविधान है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र तथा शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ की राजतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोनों संविधानों में एक प्रमुख अंतर यह है कि ब्रिटिश संविधान के विपरीत जापान का संविधान लिखित है। यानी कि जापान और ब्रिटेन के संविधान की तुलना करें तो जापान का जो संविधान है वो लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वर्तमान जापानी संविधान आधुनिक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। जापान के संविधान की प्रस्तावना में उसकी प्रकृति के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। यानी कि जापान का संविधान, उसकी प्रस्तावना में कुछ बातें भी कही गई हैं उसकी प्रकृति के संबंध में। सबसे पहली बात है कि जापान भविष्य में कभी भी युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा। दूसरी बात कही गई कि जापान संपूर्णतः जनता में जो निवास करती है। तीसरी बात है कि जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग का समर्थक रहेगा। और नंबर 4, जापान संविधान मानव संबंधों के कुछ आदर्शों को अपनाता है। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में कि जापान के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा गया है, या प्रकृति है उसके संदर्भ में क्या कहा गया है। 4 बातें हैं, युद्ध को कभी आमंत्रित नहीं करेगा, संपूर्णतः वो जनता में निवास करती है, जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति का सहयोग का समर्थक रहेगा, और जापानी संविधान मानव संबंधों के कुछ आदर्शों को अपनाता है। तो 2 बातें हो गई, संविधान का निर्माण और संविधान की प्रकृति। तीसरी बात करते हैं कि जापान के संविधान की विशेषताएं, यानी जापान का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि ब्रिटेन के संविधान सबसे पहले पढ़ी, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ी, तो लगभग सेम हुई है। जापान के संविधान की विशेषताएं, सबसे पहले लिखित संविधान है, लौकिक प्रभुसत्ता, लोकतंत्रीय संविधान, सीमित राजतंत्र, युद्ध का त्याग, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, विसंविधान व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन। यानी कि लगभग जो भारत के संविधान की विशेषताएं लगभग वैसी हैं, ज्यादा चेंजिंग नहीं है यहाँ। तो जैसे अपन बात करते हैं कि लिखित संविधान, जो जापान का जो संविधान है वो लिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन के संविधान है वो अलिखित संविधान माना गया है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। यानी कि जापान का वर्तमान संविधान लिखित संविधान, इसका निर्माण निश्चित निकाय द्वारा किया गया था तथा उसे एक निश्चित तिथि पर ही लागू किया गया है। तो यहाँ 1947 को जो है जापान का जो संविधान है वो लागू किया गया है। दूसरे लौकिक प्रभुसत्ता, यानी कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर जो जापान का जो संविधान है उसको बनाया गया है, लौकिक प्रभुसत्ता पर आधारित है। यानी कि प्रभुसत्ता है वो जनता में निवास करती है। जापान का संविधान अमेरिका या भारतीय संविधान की बात ही जन संप्रभुता पर आधारित है। जापान में राज सत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं रह गई है। यानी कि सबसे सर्वा है वो वहाँ जापान की जनता है। जापान के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डायट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं। यानी कि सर्वा वहाँ की जो है जनता है। नंबर 3 विशेषता की हम बात करते हैं कि लोकतंत्रीय संविधान जो जापान में जो प्रणाली है वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पाई जाती
सम्राट के पद का भी जनतंत्र से कोई विरोध नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इंग्लैंड का सम्राट प्रथावश अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जबकि जापान के सम्राट को वैधानिक रूप से शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। यानी सम्राट के अपन बात करते हैं तो जो जापान का जो सम्राट है उसको शक्तियां यहाँ शक्तियां जो है वो नहीं सौंपी गई हैं। ब्रिटेन का जो सम्राट है वो जो स्वयं है जो शक्तियों का प्रयोग वो नहीं करता। तो जो वहाँ का जो शासन प्रणाली है जापान की, तो लोकतंत्रीय आदर्शों पर स्थापित शासन प्रणाली है। सम्राट का पद जो है केवल औपचारिक महत्व है। संविधान के सर्वोच्च जनता में भी जिस प्रकार इंग्लैंड के राजा का पद जनतंत्र के पूर्ण रूप से अनुकूल हो गया है, उसी प्रकार से जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 4 हम बात करते हैं सीमित राजतंत्र। जैसे मान लीजिए शासन प्रणाली राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहाँ पाई जाती है, तो जो राजतंत्र का भी है वो सीमित रूप से वहाँ पाया गया है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि जो 16वां संविधान है, यानी कि जो 1945 में संविधान बना, उससे पहले मैजी संविधान वहाँ था। तो मैजी संविधान में राजा के दैवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया था और प्राय सभी शक्तियों का जो स्रोत है वो सम्राट था। सम्राट सूर्य का वंशज माना जाता, तो शासन व्यवस्था में मुख्य के समान था। लेकिन अब जैसे अपन बात करते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और उसकी स्थिति का स्वरूप जनता की इच्छा होगी, जिसके पास सार्वभौमिक शक्ति होगी। तो जो अनुच्छेद 3 में भी कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यानी कि जो वहाँ का मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सम्राट है, तो वह मंत्रियों से परामर्श करके ही कार्य करेगा, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेगा। तो यानी कि जो उसकी मर्जी है या उसके स्वयं का निर्णय उनको सीमित कर दिया गया है, यानी कि बिना परामर्श के वो कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 4 में बात कही कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार अपन अध्ययन करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि सम्राट जो है नामधारी अध्यक्ष और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं। राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य है, यानी कि वो बिना परामर्श के कोई कार्य नहीं कर सकता। नंबर 5 युद्ध का त्याग, यानी कि जापान के संविधान की विशेषता की युद्ध का त्याग। जैसे अपन ने उसकी प्रकृति के संदर्भ में भी पढ़ा कि जापान भविष्य में कभी युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा, यानी कि ये खुद उसमें खामियाजा होता है। इसलिए उसके संविधान की प्रकृति में भी कहा गया है और संविधान की विशेषताओं में भी जापान जो है हमेशा युद्ध का त्याग करेगा। जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया। युद्ध की बात का समावेश नहीं किया गया है। युद्ध त्याग के कुछ आदर्श का जो समावेश है संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया है। तो युद्ध का त्याग किया गया है। नंबर 6 विशेषता के बारे में संवैधानिक सर्वोच्चता, यानी कि जो जापान का जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है, यानी कि जो बातें संविधान में लिखी गई हैं वो सर्वेसर्वा है। नंबर 7 पर बात करते हैं संसदीय प्रणाली। जिस प्रकार से भारत में संसदीय प्रणाली पाई जाती है, संसद के 2 सदन भारत में हैं, उसी प्रकार जापान में भी संसदीय जो प्रणाली है वो पाई जाती है। उसी प्रकार से निर्वाचन होता है। कठोर संविधान, यानी कि जापान के संविधान जो है वो कठोर संविधान माना गया है, यानी कि आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान उसको माना गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि उसको स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इस प्रकार से भारत के संदर्भ में बात करते हैं कार्यपालिका व्यवस्था के खास न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। उसी प्रकार जो वहाँ की संसदीय प्रणाली है उसे जो न्यायपालिका को है उसे स्वतंत्र रखा गया है। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य भूमि भारत के संदर्भ में जिस प्रकार से संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से जो है जापान में भी मौलिक अधिकार कर्तव्यों का समावेश किया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिस प्रकार से भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, उसी प्रकार जापान में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जो कि एक प्रतिनिधि सदन और दूसरा सभासद सदन से मिलकर बना है। स्थानीय स्वशासन, जिस प्रकार से भारत में भी स्थानीय स्वशासन है, उसी प्रकार से जापान में भी स्थानीय स्वशासन पाया जाता है। तो ये मोटी मोटी विशेषताएं 11-12 विशेषताएं लिखी हैं। इससे आपको बड़ा सवाल यहाँ परीक्षा में
बार दोबारा बोलता हूँ, जापान के संविधान की विशेषताएं: लिखित संविधान, लौकिक प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, लोकतंत्र संविधान है, सीमित राजतंत्र है, युद्ध का त्याग किया गया है, संवैधानिक सर्वोच्चता यानी संसदीय प्रणाली, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों का कर्तव्य, व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। तो ये आप अपने नोट में नोट करिए, ये जो जापान का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए आपको बड़ा सवाल यहाँ पूछा जाता है जापान के संविधान के निर्माण के संदर्भ में या विशेषताएं, तो ये दोनों बात आपको लिखनी है कि जापान के संविधान का निर्माण, संविधान की जापान के संविधान की विशेषताएं, ये आपको पूरा लिखना है। इसमें बड़ा सवाल 20 नंबर का पूछा जा सकता है। तो एक बार जो अपन ने अध्ययन किया उसका मैं दोबारा से यहाँ रिवीजन करता हूँ कि जो जापान का जो संविधान का जो निर्माण है वो 19वीं शताब्दी में सामंती ढंग की व्यवस्था यानी कि 1889 में नए संविधान निर्माण से मैजी संविधान में कहा गया है। जापान का संविधान साम्राज्यवादी उत्कर्ष से हुआ है। जापान के संविधान का जो निर्माण है नए संविधान का, जिसे 100वां संविधान भी कहा गया है, वो 3 मई 1947 को लागू हुआ है। तो संविधान की विशेषताएं मैंने लिखी, सीमित संसदीय शासन प्रणाली जो है वो पाई जाती है। जापान के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद कहा है। 100वां संविधान किसको कहा गया? जापान के संविधान को कहा जाता है। जापान के संविधान की जो प्रभुसत्ता है वो जनता में निवास करती है। तो ये इस प्रकार से आपको छोटे छोटे सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप बार बार रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो अगले वाला टॉपिक है जापान के संविधान के संदर्भ में, वो अपन आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।